माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का तीसरे वाचन में आप पे से भी किसी का नाम नहीं आया, आप बोलना चाहो तो प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, संयोग से मैं स्वयं इस प्रवर समिति का सदस्य भी था और जितनी चर्चाएं अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष का भाषण बहुत बढ़िया था। काश 2 साल पहले सदुविचार प्रकट करते तो ज्यादा भला हो जाता। चलो माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो आप अपना भाई बोल रहे तो आप बोल रहे थे, सही मान लिया ना आपने। अरे आपके वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी चर्चाएं इस सदन में बैठ जाए, नहीं बोले। मैं दोनों ओर से कह रहा हूँ, आपके सदस्य बोल रहे हैं। वाचन 3, अभी एक बिल और है, आप माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में अपना जितनी चर्चाएं, जितनी शंकाएं यहाँ इस सदन में व्यक्त की गई, उन सभी पे प्रवर समिति में विशद चर्चा हुई। जितनी भी बातें माननीय वक्ताओं ने जो कही है, उनके बारे में बिंदु से और खंड से भी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे ये निवेदित करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हूं उसमें मिश्रित है, शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है। कुछ ही वर्षों पूर्व जब मैं वहां पे था तो मैं ये देखता था कि ग्रामीण अंचल में मात्र जो है सेना में भर्ती होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और शहरी क्षेत्र में मात्र जो है सुदूर प्रवासी राजस्थानियों के साथ जाकर के वहां पे प्राइवेट नौकरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जो व्यक्ति समर्थ थे, जिनकी आर्थिक स्थिति संपन्न थी, वो व्यक्ति या तो दिल्ली जाते थे पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, या फिर जयपुर आते थे। और सरकारी नौकरियों में उन ग्रामीण अंचल से आने वाले बच्चों का कोई स्थान नहीं था, न शहर में था न ग्रामीण में था। अब सवाल ये उठता है कि ये बिल आखिर आया क्यों? इसके पीछे मोटी अवधारणा जो थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थी कि सुसाइड बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित था, भारत सरकार भी चिंतित हुई, और मैं समझता हूं कि आम आदमी जो भी ये इस बात को सुनता था कि फला जगह कहीं सुसाइड हुआ है, वो इस बात से निश्चित रूप से चिंतित था। लेकिन क्या हम एकमात्र यही कारण मान लें कि कोचिंग में पढ़ने वाला विद्यार्थी ही सुसाइड कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे सामाजिक परिवेश की बड़ी चिंता है। जब से हम अपने आप को एकाकी माहौल में हमने डाल लिया, जब से परिवार जो है सम्मिलित परिवार की जगह एकाकी परिवार जब से बनने लगे हैं, आज आप स्वयं महसूस करते होंगे, बहुत जगह आपने देखा भी होगा, एक परिवार में यदि 4 व्यक्ति हैं, 4 बेटे हैं या 4 पिता पुत्र या जो भी कुछ है, उनके सबके कमरों में अपने अलग अलग टीवी है, 4 व्यक्ति बैठे रहते हैं तो चारों जो है अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, आपस में संवाद खत्म हो गया। और संवाद न होना ही एकमात्र मैं अवसाद का कारण मानता हूं। आदमी जब आपस में चर्चा करता है, संवाद करता है, तो एक दूसरे से अपनी बात कह करके अपनी पीड़ाएं और अपनी खुशियां एक दूसरे से जाहिर करता है। लेकिन जब संवाद ही नहीं है तो न तो अपनी चिंताएं किसी के सामने अभिव्यक्त कर पाता है और न अपनी खुशियां किसी के सामने इजहार कर पाता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अवसाद के कई कारण हैं, लेकिन हमने एक ये परसेप्शन बना दिया कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग के जो संस्थापक हैं वो ये एकमात्र कारण है, उन बच्चों पे वो इतना दबाव डाल देते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं। क्या उन अभिभावक शामिल नहीं है? क्या अभिभावक जो है अपने बच्चे को उसकी सीमाओं से, रुचि योग्यताओं से अपेक्षा जाकर के उससे वो ये उम्मीद नहीं करते कि मेरा बच्चा तो आईएएस ही बनना चाहिए, मेरा बच्चा तो इंजीनियर ही बनना चाहिए, मेरा बच्चा तो डॉक्टर ही बनना चाहिए? भाई, जब उसमें क्षमताएं नहीं है, जब उसके पांव इतना वजन सहने के योग्य नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा इस बात को? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ये कहना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है, मैं इस बात को यूं मान के चलता हूं, अपने अनुभव के आधार पर मानता हूं। सारी चीजें समाहित है इसमें। और सदन में जब हम ये चर्चा कर रहे थे, उसके बाद जब प्रवर समिति में ये बात आई कि ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, विशद रूप से इस बात पर चर्चा हुई कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी समय समय पर साइकोलॉजिस्ट को भेज करके वहां भी उनकी बच्चों की काउंसलिंग की जाए। बच्चे का जब एडमिशन हो तब बच्चे की काउंसलिंग होगी, उसकी क्षमता है या नहीं है। ये सारी चर्चा तब भी हुई थी। अब चर्चा ये आई कि माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी ये कहा कि 16 साल का क्यों किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, भारत सरकार की गाइडलाइन के कुछ हो सकती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस बच्चे को राजस्थान में आप 14 साल के बच्चे को यदि आप जो है यहाँ ये कह करके निरुत्साहित कर देंगे कि तुम 14 साल के बच्चा जो है यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, बाकी स्टेट्स में 14 साल ही है, जब बाकी स्टेट में 16 साल नहीं है,
तो बच्चा जाकर के वहां अपनी जो है कोचिंग पूरी करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन गरीब बच्चों के परिवार के बच्चे जो अच्छी कोचिंग अच्छी इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ पाते थे, और वो बच्चे जो बहुत अच्छी कोचिंग आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पढ़ कर आते थे, कंपटीशन में वो बच्चे पिछड़ जाते थे क्योंकि उनको वैसा माहौल नहीं मिलता था। आज सीकर के ग्रामीण अंचल से आईएएस में, आरपीएस में, आईपीएस में और बड़ी बड़ी सर्विसेज में सीकर के शहर के और ग्रामीण अंचल के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ये पहला मौका माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कहते हुए गर्व है कि कुछ चंद बच्चे जो आईआईटी करके आए थे या जिन्होंने कोई इंजीनियरिंग की थी, जिन्होंने एमएससी की थी, उन कुछ चंद बच्चों ने आकर के सीकर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की। मैंने बीजारोपण स्वयं अपने आंखों से देखा है, और पिछले इन 20 वर्षों में वो बीजारोपण जो एक साधारण सा बीज था आज वटवृक्ष बन गया। सीकर में माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर की रेवेन्यू कम से कम 30-35% जो है आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से चलती है। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को सपोर्ट कर रहा हूं? नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं उन गरीब परिवारों के बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूं जो पैसे के अभाव में दिल्ली और जयपुर नहीं जा सकते। वो बच्चे सीकर आकर के, सीकर का मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। जो आदमी यहाँ पे ये कह रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का माहौल ठीक नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है जगह नहीं है, ऐसी वातावरण, सीकर का वातावरण आप चल के देखेंगे। मैं निमंत्रण देता हूँ आप सबको। सीकर के जो कॉम्प आप देखेंगे वहां पे वो उनके जगह स्थान आप देख के दंग रह जाएंगे कि हम सीकर में है, राजस्थान में है या हम कई विदेशों में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट और लूंगा मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि, और ये चर्चा भी हमने जो है प्रवर समिति में चर्चा की थी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द, और ये चर्चा भी हुई थी कि जब रूल्स फ्रेम होंगे तो इसमें हम और भी ज्यादा सख्ती बरतेंगे। मैं विशेष रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्कूलों के इर्द गिर्द का जो वातावरण आज खासतौर से ड्रग्स के कारण में बच्चे अवसाद में जा रहे हैं, हमको सख्ती से इस पे पालन करना चाहिए। इस पे जो है लगातार मीटिंग्स होनी चाहिए डीजी स्तर पे और आईपीएस स्तर पे और आईएएस स्तर पे, कि कैसे भी हम उस वातावरण को जो पर्टिकुलर उस कैंपस जो है आपका एजुकेशन का, इंस्टीट्यूट्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वहां पे ये ड्रग्स का माफिया जो पनप रहा है और ये भारी मात्रा में पनप रहा है, वो कोटा में पनप रहा था, सीकर में पनप रहा है, इस पे हम कैसे अंकुश लगाएं और परिवार के खुद की भी हम काउंसलिंग करें, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हो कि तुम्हारा बच्चा इतना सक्षम नहीं है, तुम उसको क्यों बेवजह में धकेल रहे हो। ये सारी बातें एक साथ समाहित है। मैं माननीय महोदय आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, लेकिन मैं एक बात एक साथ कह सकता हूं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आने के बाद में सीकर की जो ग्रोथ हुई है वो अकल्पनीय है, और ये कहना कतई निराधार मानता हूं मैं। एक झगड़ा चल रहा है माननीय महोदय, 1 मिनट और लूंगा। जब हमारी प्रवर समिति की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में स्कूल वालों को भी बुलाया गया था और कोचिंग वालों को भी बुलाया गया था। स्कूल वालों के कोचिंग वालों के आपस में एक बड़ा भारी क्लेश हुआ है, तो ये एक प्रचार का माध्यम बना दिया, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की वजह से ये राजस्थान बर्बाद हो रहा है। इसका नाम कोचिंग भी कर दिया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वहां पे ये भी कहा गया कि विदेशी फंडार है। ये सारी बातें राजस्थान मेहरबानी करके सेंट्रल संशोधन बिल 2025 पर और राजस्थान के वो बच्चे मुझे गहरी आपत्ति और आलोचना कुछ करना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। मैं भैया, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य ने जो बातें रखी, पारिक साहब ने उसका बहुत ही बखूबी विवरण करके अनुभव की हुई बातों का जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात रखी है, प्रतिपक्ष नेता ने अपनी बात रखी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। स्वयं की पीड़ा थी, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट को मैंने अपने आंखों से देखा है। आपने बिल्कुल सही फरमाया, अनुभव किया हुआ हम सब आपको। 10-12 मिनट हो गए। माननीय वरिष्ठ पारिक साहब, आप बोलिए।